वेव ऑप्टिक्स रिवीजन करा लेके फिर मैं पेपर डिस्कशन चले जाता हूँ। चलिए, वेव ऑप्टिक्स। सो वेव के अंदर द फर्स्ट पॉइंट अपने को जो याद रखना है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब क्या बेटा? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। द लोकस ऑफ all points, the locus of all points which are in same state of vibration, in same state of vibration। यानी कि अगर ये रे है बेटा, and this one is your ray like this, isn't it? So if I take a point here right now, one point here, one point here, one point here, and one point here, these are the locus of all the points which are in the same state of vibration। अगर मैं इन सबको अटैच कर दूं, ये वेव फ्रंट बनेगा बेटा। रे ऑफ लाइट से 90 डिग्रीज बनेगा। ये जो बन रहा है ना, एरो मार्क जा रहा है, ये रे होता है, और ये जो है ना वेव फ्रंट होता है। दैट इज नथिंग बट ऑफ योर वेव फ्रंट। सो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज ऑफ योर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। ऐसा ड्रॉ कर दो रे को, दैट विल बी गिविंग मी द वेव। am I clear? चलिए, point source if I'm doing for the types of your wavefront, types of your wavefront। First one is spherical wavefront। First one is spherical wavefront। spherical wavefront। spherical wavefront में क्या होता है? point source produces the wavefront। तो यहाँ से देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ए 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 रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मतलब ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, यानी सेंटर से एक इक्वी डिस्टेंस पे आप पूरे पॉइंट्स को अटैच करके उसको अटैच कर लीजिए। दैट विल गिव मी द स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो ऐसा स्फेरिकल वेवफ्रंट जाएगा। तो पॉइंट सोर्स विल गिव मी व्हाट? ए स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है ना? उसी तरह से सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इज गिवन बाय द स्लिट्स। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं ना, तो इस वाले में मान के चलो ये ट्यूबलाइट है, ये इसको स्लिट बोलते हैं बेटा। ये स्लिट में से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसा जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट पूरे डायरेक्शन में जाएगी, फ्रंट बैक आजू बाजू सब डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा कुछ। Now take the locus of all the points which are in the same state of vibration। इसको 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 इन सभी को अगर मैं अटैच कर दूं ऐसा, तो ऐसा बन जा रहा है मुझे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के साथ। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स आर बीन गिवन बाय एग्जांपल। क्या है इसके लिए? स्लिट्स। एग्जांपल इज राइट नाउ फॉर मी स्लिट। दैट एग्जांपल इज स्लिट्स। स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए एग्जांपल क्या है बेटा? पॉइंट सोर्स। जैसा कैंडल इन रूम। ठीक है। थर्ड वन प्लेन वेवफ्रंट। थर्ड वन इज प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट is given by a point source, a point source seen from large distance, seen from large distance। ठीक है ना? तो अगर कोई लार्ज डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में आते हुए दिखाई देगी, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर एक रे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास प्लेन वेवफ्रंट। So this one is called as of your what? Plane wavefront। ठीक है ना? चलिए, अब इसका थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक प्लेन वेवफ्रंट इज बीन इंसिडेंट ऑन ए मिरर, ये कौन सा मिरर है बेटा? अगर सिल्वरिंग ऑन आउटसाइड है, तो ये हो गया मेरे पास कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में से जब रे ऑफ लाइट आ रही है, बेसिकली देखो ऐसा पैरेलल में से जब रे ऑफ लाइट इस पे गिरेगी ऐसा, और ये रे ऑफ लाइट आके यहाँ पर गिरेगी ऐसा, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, दिस वन इज वन पॉइंट, और यहाँ पर हो गया यहाँ पर एक पॉइंट, ये ऐसा ये ऐसा, दिस इज द पॉइंट। तो देखो बेटा कैसा वेवफ्रंट बन रहा है? लोकस ऑफ द ऑल क्या टाइप ऑफ वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ? देखो बेटा इसको अगर मैं अटैच कर दूं, तो ये प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंट। आगे क्वेश्चन में पूछेगा
When a plane wavefront is incident on a concave mirror, what type of a wavefront we are getting? The locus of all the points reflected जो बन रहा है, we are getting a spherical converging wavefront or converging spherical wavefront. बात क्लियर है? और एक क्वेश्चन ले लो. अगर if a ray of light is being incident on your convex mirror, this one is your convex mirror, ठीक है ना? So ray of light is being incident यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर गिर के रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसा कुछ. तो क्या इंसिडेंट हुआ है बेटा? इसके ऊपर एक प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ है. क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन वेवफ्रंट व्हेन इट इज बीन इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर, आपको क्या मिल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ ए वेवफ्रंट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग अगेन ए स्फेरिकल वेवफ्रंट बट इट इज बीन डाइवर्जिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ऐसा मिलेगा. लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स डाल लो. सो वी विल बी गेटिंग व्हाट फ्रॉम योर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे इसमें. डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वाले में? इफ ए प्लेन वेवफ्रंट, ये क्या है? एक प्लेन वेवफ्रंट अगर कॉन्केव मिरर पे डाल रहे तो क्या निकलेगा मुझे? स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेवफ्रंट बनेगा. अगर एक प्लेन वेवफ्रंट है, दिस वन इज ए प्लेन वेवफ्रंट बेटा, ये प्लेन वेवफ्रंट है. अगर एक प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर, वी आर गेटिंग ए डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है ना? चलो और एक क्वेश्चन ले लीजिए. अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पे प्लेन वेवफ्रंट गिरता तो क्या बनता बताइए? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. तो रे ऑफ लाइट अगर इस पे इस तरह से गिर रही है, तो यू नो दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल, दे मीट एट द फोकस. यहां पर तो व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट इज बीन इंसिडेंट ऑन दिस वन बेटा? ए प्लेन वेवफ्रंट. A plane wavefront when it is been incident on your convex lens. What type of a wavefront we are getting beta? We are getting right now we are converging spherical wavefront. So we are getting right now for me what? Converging spherical wavefront. ठीक है? चल और एक, अगर a plane wavefront concave mirror पे गिर रही है, isn't it? So if this is a wave which is to be incident on this, ठीक है ना? So this will be reflected and this will be the reflected. So a plane wavefront when it is been incident on your concave mirror, we are getting again what type of your wavefront beta? This one is your diverging spherical wavefront. Diverging spherical wavefront. आई बात clear? So when a plane wavefront is been incident on the concave mirror, convex lens, concave lens, क्या होगा? Am I clear? Yes, sir. चलिए सर क्वेश्चन और एक बार एक्सप्लेन करिए ना. देखो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन क्या पूछेगा? When a plane wavefront is been incident, a plane wavefront है. When a plane wavefront is incident on a concave mirror, so what type of wavefront will be getting? The answer for this one is right now for me what? Spherical converging wavefront आएगा. Converge हो रहे ना ये पूरे. उसी तरह से convex mirror पे जब एक plane wavefront incident होगा, what type of a wavefront we are getting? We are getting diverging spherical wavefront. उसी तरह से when a plane wavefront is incident on a convex lens, what type of wavefront we are getting? Converging. उसी तरह से when a plane wavefront is incidenting on a concave mirror, we are getting diverging spherical wavefront. आगे बात समझ में सभी को? और एक क्वेश्चन ले लीजिए. मान के चलिए if a plane wavefront is incident on a prism, what type of a wavefront will be getting? तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर इस तरह से और ये हो गया यहाँ पर इस तरह से, इसलिए तो डाइवर्ज हो गया ऐसा जाएगा और ये रे ऐसा जाएगा. तो इस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स अगर मैं अटैच करूं तो वी आर गेटिंग ए प्लेन वेवफ्रंट. दिस वन इज योर प्लेन वेवफ्रंट. सो व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट वी आर गेटिंग राइट नाउ फॉर मी? दिस वन इज योर स्लैंटेड वेवफ्रंट. स्लैंटेड प्लेन वेवफ्रंट. प्लेन ही होगा लेकिन स्लैंटेड होगा. अगर एक प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, isn't it? So when a plane wavefront is incident on a prism, we get a slanted plane wavefront. Am I clear? ठीक है चलो. Yes. नेक्स्ट वन आता है
जहां पर डायरेक्टली अपन को कॉन्सेप्ट निकलता है इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस when two or more waves have been superimposed, मान के चलो यहाँ से एक वेव जा रहा है और यहाँ से एक वेव जा रहा है, both of them are meeting somewhere at a point P। इसकी इंटेंसिटी है मान के चलो I1, इसकी इंटेंसिटी है मान के चलो I2, और ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, और इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल है मान के चलो सम फाई, isn't it? So इनका एम्पलीट्यूड इज बीन गिवन बाय द फॉर्मूला, amplitude is given by the formula, resultant amplitude is equals to अंडर रूट ऑफ योर a1 क्या है मेरे पास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 into your cos of your phi, दोनों के बीच में क्या एंगल, and you know that intensity is directly proportional to the square of your amplitude, यानी intensity will be equal to k into your a square। अगर इंटेंसिटी में लिख रहा हूँ फॉर्मूला तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू योर I1 plus I2 plus 2 times of your root I1 I2 into your cos phi, और यहाँ पर बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है बेटा cos phi। ये जो phi होता है ना, दिस phi is known as of your delta phi भी लिखते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर फेज डिफरेंस, isn't it? और डेल्टा x को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला आता है SHM में, दैट इज delta phi is equals to 2 pi by lambda into your delta x. Delta phi is equals to 2 pi by lambda into your delta x. This is a relation between the path difference and phase difference. अगर delta x पूछ रहा है तो delta x is equals to lambda by your 2 pi into your delta phi, isn't it? So delta x is equals to your lambda by 2 pi into your delta phi, or delta x is equals to your 2 pi by lambda into your delta x. Clear? So what is a? A is amplitude beta. A is your amplitude. A is your amplitude. I is your intensity. Phi is the angle between the two lights which have been coming in the form of wave. That is nothing but S1 और S2 के बीच में जहाँ पर मीट है ना, उसके बीच में की एंगल इज राइट नाउ फॉर मी phi. तो ये हो गया फॉर्मूला IR is equal to I1 plus I2 plus 2 times of your I1 into cos phi. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी कभी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर बेटा। अभी मैक्सिमा मिनिमा किस पे डिपेंड करता है बेटा, मैक्सिमा मिनिमा विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ phi, isn't it? If cos phi is equals to, if cos phi is equals to maximum, यानी maximum value of cos is +1, तो for what value of phi it is +1 बेटा, 0, cos 0 1 होता है, cos right now next one is 2 pi, फिर उसके बाद 4 pi, फिर उसके बाद 6 pi, पूरे इस वैल्यूज के लिए cos phi वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी phi वैल्यू विल बी इक्वल टू मच बेटर 2 pi into n लिख सकता हूँ, pi is equals to your 2 pi into your n लिख सकता हूँ, isn't it? Pi is nothing but phase difference। n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी बेटा, n की वैल्यू 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 से शुरू करो, तो इसका पाथ डिफरेंस कितना बनेगा बेटा, डेल्टा x is equals to lambda by your 2 pi into delta x is equals to 2 pi into your n, ये 2 pi gets cancelled, so delta x आ गया n into your lambda, so delta x is equals to your n into your lambda, this is your path difference for constructive interference या maximum। डेल्टा x is equals to your right now for me +1 आया, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा x is equals to +1 आया, इसका मतलब ये हुआ this is called as of your constructive interference, constructive interference बोलो या bright point बोलो, this is one and the same। clear? ये वाला फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकंड वन डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, है ना, लाइट जब बंद हो जाएगी, जब रोशनी नहीं रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलो या डार्क पॉइंट बोलो, वन एंड द सेम। इसके लिए cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos phi की वैल्यू होनी चाहिए -1, मिनिमम वैल्यू, isn't it? So for what value it is minimum, phi value is equals to 180 degrees, 3 pi degrees radians, sorry, for 5 pi radians, go on like this one, ठीक है ना, 180 degrees cos 180 is -1, isn't it? Then cos 3 times of 180 is also your -1, यानी phi की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 2n - 1 into pi। n की वैल्यू कौन से शुरू करो, n की वैल्यू 1 से शुरू करो, 1 2 3 go on। अब n की जगह 1 लिखोगे तो 2 - 1
पाई आ गया तो ये कंडीशन हो जाएगा. सो दिस इज योर phi is equals to 2n minus 1 into pi. पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? जैसे डेल्टा x is equals to lambda by your 2 pi into path difference. Path difference is 2n minus 1 into your pi. a pi और a pi gets cancelled. तो path difference कितना बन गया बेटा यहाँ पर? डेल्टा x. तो डेल्टा x is equals to this will be lambda by 2 into your 2n minus 1. So this will be your path difference. So delta x is equals to lambda by 2 into your 2n minus of your 1. Done. तो ये हो गया डेल्टा x की वैल्यू, ये हो गया phi की वैल्यू. दिस वन इज आल्सो योर phi. तो अपने को एग्जामिनेशन हॉल के लिए याद रखने का फॉर्मूला जो है ना, दिस वन, डेल्टा x इज इक्वल्स टू योर एंड डेल्टा x कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. डन बेटा. फॉर्मूले याद रहेंगे ना? Resultant formula A is equals to under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos phi, and intensity का formula I is equals to I1 plus I2 plus 2 root of your I1 I2 into your cos phi. Path difference का formula, phase difference का formula. Phase difference का formula delta phi is equals to 2 pi by lambda into delta x. Delta x is equals to lambda by 2 pi into your delta phi. Constructive interference के लिए path difference हो गया n lambda. Destructive interference के लिए path difference हो गया मेरे पास lambda by 2 into 2n minus of your 1. चेक. उसके बाद आता है अपने को YDSE. YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या क्या रहते हैं याद रख लीजिए. एक तो स्क्रीन होता है, उसके सामने एक स्लिट होता है जहां पर दो होल्स रहते हैं. तो ये होल हो गया S1, ये होल हो गया S2. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी जो है ना mm में होती है, मिलीमीटर्स. और ये इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन. स्क्रीन और स्लिट के बीच में की दूरी जो है ना दैट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच विल बी योर कैपिटल डी, और ये मीटर्स में रहेगी. इसलिए S1 and S2 आर नोन एज ऑफ योर स्लिट्स. और यहाँ पर एक पेरेंट सोर्स रहेगा S, जहां से रे ऑफ लाइट जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड रीचेस दिस वन. इसलिए यहाँ पर जाकर रीच करेगी, और यहाँ पर जाने के बाद एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये रे ऑफ लाइट पूरी यहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर मीट करेगी, और ये यहाँ पर मीट करेगी. तो सेंटर के पास जो पॉइंट आ रहा है अपने को, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कभी भी जीरो होगा बेटा, ये याद रख लीजिए. क्योंकि यहाँ पर से यहाँ तक S1P will be equal to your S2P. सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x is equals to 0, isn't it? इसमें और थोड़े वेव जाएंगे, ऐसा कुछ जाएंगे यहाँ पर एक वेव, और यहाँ से भी एक और एक वेव जाएगा, एंड इट विल बी रीचिंग समवेयर एट ए पॉइंट ऑफ योर P. और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y. P मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है बेटा, उसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे. और यहाँ से कैपिटल डी है, y है, और यहाँ से सेंट्रल पार्ट से एक एंगल बना रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर थीटा. isn't it? अब इसके लिए इफ पॉइंट P इज मैक्सिमा, इफ पॉइंट P इज मैक्सिमा, मतलब ब्राइट पॉइंट, मैक्सिमम बोलो या ब्राइट पॉइंट बोलो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, P के पास मेरे पास में एक मैक्सिमम मिल रहा है बोलो, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा x इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P. तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल दो. तो यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये बन गया मेरे पास डिस्टेंस, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर d इंटू योर साइन थीटा. तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रख लो आप डायरेक्टली, डेल्टा x इज इक्वल्स टू d इंटू साइन थीटा. उसके चक्कर में मत पड़ो कहाँ पर थीटा कहाँ पर 90 माइनस थीटा, सिर्फ याद रख लीजिए फॉर द मैक्सिमम द पाथ डिफरेंस इज राइट नाउ फॉर मी डेल्टा x इज इक्वल्स टू d साइन थीटा. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, you know that sin theta will be approximated to theta and that will be approximated to your tan theta. From figure देखो क्या लिख सकता हूँ मैं tan theta का फॉर्मूला, tan theta is equals to perpendicular divided by base, isn't it? अब अगर इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मान के चलो ब्राइट पॉइंट, isn't it? तो ब्राइट पॉइंट के लिए डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी बेटा बताइए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा x इज इक्वल्स टू योर n इनटू लैम्डा हो जाएगा. सो देयरफॉर n इनटू लैम्डा विल बी इक्वल टू d इनटू योर sin थीटा. ठीक है ना? थीटा इज वेरी स्मॉल, सो n इनटू लैम्डा विल बी इक्वल टू d इनटू योर tan थीटा. तो n इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू d tan थीटा की वैल्यू y by कैपिटल D.
फॉर्मूला बन गया मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पर y इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्ला into capital D divided by small d. So this is your y. So y is equals to your n lambda into capital D divided by small d. Am I clear? This is your y-nth. This is your y-nth bright point. nth bright के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान के चलो फर्स्ट ब्राइट पूछा, फर्स्ट ब्राइट कहां पर पड़ेगा बेटा? y is equals to lambda capital D divided by small d. सेकेंड ब्राइट कहां पर पड़ेगा बेटा? सेकेंड ब्राइट पॉइंट विल बी y is equals to 2 lambda into capital D divided by small d. थर्ड ब्राइट कहां पर पड़ेगा बेटा? थर्ड ब्राइट पॉइंट विल बी इक्वल टू y is equals to 3 lambda into capital D divided by small d. Isn't it? पाथ डिफरेंस कहां पर बनेगा बेटा? फर्स्ट वाला पाथ डिफरेंस डेल्टा x is equals to 0 के पास अपने पास क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, अब मान के चलो ये हो गया मेरे पास अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 2n minus 1 into lambda by 2. Isn't it? So पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम है मुझे, d into sin थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा लिख ले रहा हूं, तो 2n minus 1 into lambda by 2. तो d into y-nth dark divided by your capital D is equals to 2n minus 1 into lambda by 2. यानी y-nth dark is equals to 2n minus 1 into lambda, isn't it? Into your capital D divided by 2 times of your small d. So this is your y-nth dark का जनरल फॉर्मूला. याद रहेगा y-nth dark का जनरल फॉर्मूला, y-nth is equals to 2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2 times of small d. y-nth bright के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? n lambda into capital D divided by your small d. Isn't it? यहाँ पर n कहां से शुरू होगा बेटा? n starts from 1 2 3 4. So y first dark कहां पर पड़ेगा बेटा? n की वैल्यू 1 डाल दो, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क? लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d. यानी मैक्सिमा के पहले लैम्डा बाय 2 हाफ हो गया. y इज इक्वल टू सेकंड डार्क कहां पर पड़ेगा बेटा? 2 into 2 4, 4 minus 1 3 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d. थर्ड डार्क कहां पर पड़ेगा बेटा? थर्ड डार्क इज इक्वल टू योर 5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ d. क्लियर? चलिए अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं ग्राफ पे, यहां पर इंटेंसिटी ले रहा हूं और यहां पर इसके एंगल, सेंटर के पास मैक्सिमा होगा बेटा. ग्राफ अगर पूछा तो याद रख लीजिए. उसके बाद डार्क आ गया, फिर उसके बाद मैक्सिमा आ गया, फिर डार्क आ गया, फिर मैक्सिमा आ गया, फिर डार्क आ गया. उसी तरह से यहां से भी चलेगा, फिर ऐसा मैक्सिमा, फिर ऐसा डार्क, फिर ऐसा. तो ये हो गया डार्क, ये हो गया डार्क, फिर ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ये हो गया डार्क. ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. हाउ 5 लैम्डा? 5 लैम्डा बेटा 2 into यहाँ पर n की वैल्यू क्या डालोगे आप? n is equals to 3. 2 3 is 6, 6 minus 1 5. ये किसके लिए? n is equals to 2 के लिए, ये n is equals to 1 के लिए. n is equals के 4 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? y fourth dark will be equal to 2 into 4, 2 4 is 8, 8 minus 1 7, 7 lambda capital D divided by 2d. 8 नंबर्स में आ जाएगा. ठीक है ना? हमें क्लियर? फर्स्ट डार्क कहां पर, फर्स्ट ब्राइट कहां पर पड़ रहा है? देखो बेटा ये दिस इज द फर्स्ट ब्राइट. फर्स्ट ब्राइट इज एट योर लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय d. फर्स्ट डार्क कहां पर है? देखो बेटा फर्स्ट डार्क इज इसका आधा, यानी यहां से यहां तक अगर लैम्डा d बाय योर स्मॉल d है तो इसका आधे पे अपने को क्या बन रहा है? लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ योर स्मॉल. ठीक है ना? चलिए इतने फॉर्मुलास अपने को YDSC में तो याद रखने होंगे. पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा x इज इक्वल टू d इनटू योर sin थीटा. थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसके लिए मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा?
So y-nth bright point is n lambda into capital D divided by small d. Y-nth dark will be equal to 2n minus 1 into lambda capital D divided by your 2 times of small d. Done, beta. Next one. Shift in interference due to thin sheet of paper. Thin sheet of paper. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यानी मान के चलो ये दोनों से स्लिट्स थे और यहाँ पर स्क्रीन, इन दोनों के बीच में हो गया डिस्टेंस d. दिस इज योर s1, दिस इज योर s2, दिस वन इज योर d. ठीक है ना, दिस वन इज योर d. अगर एक के सामने मैंने एक स्लिट रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस t है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा पड़ रहा था ना p, अभी ये जो ना शिफ्ट होके यहाँ पर गिरेगा, दैट इज योर p डैश. तो ये कितना शिफ्ट हुआ y. तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बेटा, जब भी आप ऑप्टिकल पाथ होता है, पाथ डिफरेंस विल ऑलवेज विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी व्हेनेवर कोई शीट आ गया. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डी इंटू योर साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी. अभी तो मालूम है आपको साइन थीटा मतलब y डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, बिकॉज इट इज tan हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू योर टी. कितना शिफ्ट हुआ, y इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय यूर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. सो y इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. दैट, तो ये हो गया मेरे पास शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ यूर y शिफ्ट. ये कितना हो जाएगा, y शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ है. सेंट्रल मैक्सिमा has been shifted by mu minus 1 into t into capital D divided by small d. Capital D is the distance between the screen and slit. Small d is the distance between the S1 and S2 sources. Mu is the refractive index. And ये सेंट्रल मैक्सिमा P पे पढ़ने का, जैसे ही मैंने ऐसा थिन शीट रख दिया, इसकी वजह से शिफ्ट ऊपर जा रहा है. जहां पर शिफ्ट रखोगे वहां पर शिफ्ट होगा बेटा. तो कितना शिफ्ट हुआ अगर पूछा तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड अगर निकालना है, number of fringes shifted, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए. फॉर्मूला याद है, n इज इक्वल्स टू y शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ. y शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ. चलो फ्रिंज विड्थ पढ़ लेते हैं पहले. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज विड्थ. फॉर्मूला याद है किसी को, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया मेरे पास बीटा. Fringe width मतलब the distance between two consecutive bright or two consecutive dark. The distance between two consecutive bright or dark is called fringe width. Is called fringe width. Is called fringe width. Fringe width is represented by beta. Beta is equals to yn minus 1. It may be a dark or it may be a bright. Dark के लिए अगर लिख रहा हूँ तो this will, bright के लिए अगर लिख रहा हूँ तो n into lambda into capital D divided by your, कितना हो जाएगा बेटा. bright के लिए फॉर्मूला लिखा था देखिए मैंने, lambda n into lambda into capital D divided by your small d. ठीक है, divided by your small d. माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 isn't it. देखो 2 इंटू n माइनस 1 इंटू -1, ये हो गया इंटू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय योर 2d. आ गया. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो अपने को जो फॉर्मूला आ रहा वही लिखना इंपॉर्टेंट है अपने को. बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्बडा divided by your small d. Beta is equals to capital D into lambda divided by your small d. Clear बेटा. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला,
डन बेटा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, दिस इज इन एयर। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इफ YDSC is immersed in water, YDSC is immersed in water, then beta dash will be equal to beta divided by, इतना याद रख लिया, डेरिवेशन के पीछे मत भागिए। अगर वाटर में इमर्स हो रहा है या कोई भी लिक्विड में इमर्स हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन उसका फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, बीटा डैश इज इक्वल्स टू बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव मी द न्यू फ्रिंज विड्थ। सर इज इट फॉर डार्क, डार्क और ब्राइट दोनों के लिए सेम है बेटा, सेम फॉर डार्क एंड ब्राइट, इसलिए तो मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बोलो या डार्क बोलो, दोनों के लिए वन एंड द सेम फॉर्मूला आएगा, ब्राइट एंड डार्क, डार्क एंड ब्राइट दोनों के लिए सेम फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का। हमें क्लियर? फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा, इफ इट इज इन द वाटर इट इज 1 by म्यू टाइम्स ऑफ योर वाटर। तो अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला निकालिए, n इज इक्वल्स टू म्यू शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर टी क्या है बेटा, कोई बता सकेगा? टी इज योर थिकनेस, दिस टी इज योर थिकनेस, टाइम ले लेंगे फिर बच्चे, ये टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द माइका शीट और थिकनेस ऑफ द शीट, थिकनेस ऑफ द शीट जनरली माइक्रॉन्स में रहेगा, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय बीटा, इसको डिवाइड कर लो बाय बीटा, बीटा की वैल्यू कितना है बेटा, कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैपिटल डी कट जाएगा, स्मॉल डी भी कट जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना बन गया बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। मान के चलो इफ y दे रखा है 10 और बीटा दे रखा है 5, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, y बाई बीटा लिखोगे ना, y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज योर 2। हमें क्लियर? चलिए, तो इतने फॉर्मुलेस तो अपने को YDSC में लेके चलने हैं बेसिकली, और इंटेंसिटी के फॉर्मुलेस भी थोड़े बहुत आप लोग को और याद रखने, जैसे मान के चलो इफ I1 I max लिखना आपने को, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ योर I1 प्लस रूट ऑफ योर I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I मिनिमा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ योर I1 माइनस रूट ऑफ योर I2 होल स्क्वायर, ठीक है। maximum value of intensity will be equal to A1 plus A2, minimum value of intensity will be equal to A1 minus of your A2। अगर A1 A2 same है, if A1 is equals to A2 is equals to A, and this value will become for me 2A, this value will become for me 0, and this value will become for me 4 times of I, and this value will become for me 0 if I1 is equals to I2 is equals to I naught, ये बनेगा 4 times of I naught और minimum intensity will become for me 0। हमें क्लियर? यस सर, क्लियर। तो इतने फॉर्मुले तो अपने को YDSC में याद रख के चलना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स पार्टिकुलेशन। उसके बाद पोलराइजेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस आते हैं वो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पोलराइजेशन मतलब क्या बेटा, याद है किसी को? स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट, पोलराइज करना मतलब अलग करना, लाइट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग करना पोलराइजेशन होता है, वो पूरे में मत पढ़िए। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है अपने को, मैलस लॉ, मैलस लॉ फॉर्मूला याद है मैलस लॉ का, I इज इक्वल्स टू योर I नॉट इंटू योर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन इज ब्रीवस्टर्स लॉ, Brewster's law. Brewster's law is mu is equals to tan of your I। मैलस लॉ में क्या होता है, एक होता है पोलराइजर और एक होता है एनालाइजर, और ये जो लाइट होती है ना, ऐसा डार्क आके अगर ऐसा एरो मार्क आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, अनपोलराइज्ड लाइट। जो लाइट अपने को सन से आ रही है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट।
जब अपन गगल्स यूज करते हैं ना बेटा, सिर्फ डॉट है या सिर्फ एरो ही है अपने पास, ये वाले और कॉल्ड एज व्हाट, पोलराइज्ड लाइट। डॉट और एरो मार्क दो भी है तो अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगा बेटा। और डॉट और या डॉट हो या पूरा एरो मार्क ही हो तो दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजर्स। तो जब कोई लाइट अपने को इसमें से पास कर रही है, मान के चलो इसमें छोटे से होल डाल दिया मैंने, वर्टिकल ऐसे होल्स है, इसमें भी ऐसा वर्टिकल होल्स है, एक अनपोलराइज लाइट ऑफ लाइट को मैंने इसमें से पास किया हुआ ऐसा, तो ये वर्टिकल का जो एरो मार्क है ना, एरो मार्क चले जाएगा, डॉट रुक जाएगा, तो ये अनपोलराइज लाइट है और ये पोलराइज लाइट है। अगर इंटेंसिटी यहाँ पर आई नॉट है तो इसका आधा बन जाएगा क्योंकि डॉट नहीं जा रहा ना, आई नॉट बाई टू चले। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर व्हाट, पोलराइजर, फर्स्ट वाला। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, एनालाइजर। इसमें से जो बाहर निकल रही है ना, इसकी जो इंटेंसिटी आ रही है उसको निकालने का तरीका, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर टीटा। टीटा की वैल्यू अभी यहाँ पर 0 है, इज इट? तो कितना बन जाएगा, आई नॉट की वैल्यू। क्लियर? पोलराइजेशन में बस अपने के दो फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा, आई इज इक्वल टू योर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर टीटा और म्यू इज इक्वल टू योर tan ऑफ योर आई पी, इज इट? उसके बाद देखो डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन सिंपली याद रख लो, रिवर्स ऑफ वाईडीएस, यानी वहां का मैक्सिमा यहां पर मिनिमा। डाइफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट बेटा, इसमें याद रख लो मिनिमा is calculated with the formula delta x is equals to d into sine theta. Delta x is equals to n into lambda, that is equals to d into your sine theta. ठीक है बेटा? The next one, maxima. मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू साइन थीटा, वहां पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, 2n प्लस 1 इंटू योर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय योर 2 इज इक्वल्स टू डी इंटू साइन थीटा। बस इतना ही याद रखो आप। क्लियर? डाइफ्रैक्शन के फॉर्मूला रिवर्स ऑफ वाईडीएससी, वाईडीएससी का मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमा, वाईडीएससी का मिनिमा यहाँ पर मैक्सिमा। डन? Yes, sir. Done. इतने फॉर्मूले याद रखने। चलो आज मैं जो ग्रांटेस आपको करवाने वाला था उसके अंदर का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन एक बार ढूंढ के देख लेते हैं कि कहां पर, हाँ चलो यहाँ पर दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा एक बार, गुड क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the wavelength of the red light is 7800 angstroms, is it? And that of the blue light is 5200 angstrom. The value of n for which nth bright band due to the red light coincide with your n plus 1th bright band due to the blue light. क्वेश्चन समझ में आया? In Young's double slit experiment, the wavelength of the red light 7800 and that of the blue light, यानी wavelength of the first one दे रखा है 7800, wavelength of the second one is also given as 5200, दो भी एंगस्ट्रॉम्स में ही दे रखा है। The value of nth bright बोल रहा है, nth bright मतलब डेल्टा x की वैल्यू हो गई कितना, n into lambda। nth bright line due to the red is coinciding with your n plus 1 bright, यानी दोनों के लिए भी bright है, यानी ये हो जाएगा n into lambda 1 will be equal to n plus 1 into lambda 2, ठीक है ना? So this is your n, lambda 1 is how much for me, 7800 angstroms, that is equals to n plus 1 into lambda 2, lambda 2 is 5200 angstroms, ये 2 zeros से 2 zeros चले गए, so that is will be equal to 78 into your n is equals to your n plus 1 into your 50, आ गया? n की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ रही है इसमें से? कितना आ रहा है n की वैल्यू?
ये बन जाएगा 3n, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू योर n प्लस 1, यानी ये हो गया 2n प्लस 2। पूरे टर्म्स एक जगह ले लीजिए आप n के, तो ये हो गया 3n माइनस 2n इज इक्वल्स टू 2, यानी n की वैल्यू आ गई 2। आ गया, वेरी गुड। वैसे रहेंगे बेटा क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो बाद में आएंगे। दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल मतलब कितना 2He4 and a proton are accelerated through the same potential difference from the rest. Find the ratio of their kinetic energy and as well as of your proton. याद है फॉर्मूला किसी को? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आता है बेटा। Find the ratio of the kinetic energy. An alpha particle and the proton are accelerated through the same potential difference from the rest. Find the ratio of the kinetic energy of the alpha particle and as that of your proton. That wavelength, kinetic energy can write in terms of electric potential beta, photoelectric effect mein. Kinetic energy, maximum kinetic energy will be equal to charge of electron multiplied with the potential. So first one is kinetic energy of alpha particle divided by kinetic energy of the proton will be equal to charge particle will be equal to how much for the alpha particle 2e, potential is gas ka v divided by this is e और इसका potential भी v gets cancelled, e and e gets cancelled, so this is 2 by 1 and 2 is to 1 done. तो फॉर्मूला क्या था? kinetic energy in terms of potential, kinetic energy in terms of potential is equals to e into v. डन। प्रोटॉन मतलब कितना बेटा 1H1, अल्फा पार्टिकल मतलब कितना 2He4, यानी मास विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एंड चार्ज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स। डन बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 is also electrostatics. Question number 6 is your parallel but electroflux circular conducting, ये भी नहीं होगा। देन ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एसी का है, ये पूरा सेकंड ईयर का सिलेबस का है शायद सारी। चलिए ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड ईयर के क्वेश्चन से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, Kirchhoff's first law at the junction is based on law of conservation of, ये बोलना आंसर आप लोग को। Kirchhoff's first law is based on which law बेटा? Law of conservation of। Second law is based on law of conservation of। First law is based on law of conservation of charges, very good। Law of conservation of charges. Kirchhoff's first law is based upon law of conservation of charges. Kirchhoff's second law is based on law of conservation of energy. Next one. The terminal potential difference in a cell is greater than the EMF when it is being charged in open circuit, being charged, discharged, फाइला वाला। डिस्चार्ज में पोटेंशियल कितना होता है बेटा? V is equals to E minus IR होता है। ओपन सर्किट में तो V 0 होता है। चार्जिंग में कितना होता है? V is equals to E plus I into R होता है। P के अंदर चार्ज R अनचार्ज। 15th वन के लिए क्या आंसर होगा? Being charged में terminal potential difference of a cell is greater than the EMF. An ammeter is used to measure the electric potential difference, the current, and as well as of your resistance. Obviously, it is used to measure the current. Next one. A particle is initially moving towards the south. A magnetic field का question है, ये भी magnetic field का question है. We'll come back. Then this one is also magnetic moment, acceleration, ये भी होगा. Magnetic meridian, universal property. Second year का topic का questions मिलता है शायद अपने को. ये AC का question है, ये भी AC का question है. चलो ये वाला कर लीजिए. The potential difference between the points A and B of the adjoining figure will be equal to how much? पहले effective resistance निकाल लीजिए इसका। This 3 will be in which combination बेटा? Series combination. This 3 will be in the series combination. मतलब ये कितना हो जाएगा 15 ohms, ये कितना हो जाएगा 15 ohms. तो R effective will be in parallel. तो R effective कितना बन जाएगा बेटा? R divided by N. यानी 15 divided by 2 ohms is the. Now current in this branch will be equal to how much बेटा? अब ऊपर में जो करंट जा रहा है तो ये वाला एक सीरीज बन जाएगा पूरा, ये वाला वेव ऐसा हुआ।
इसमें से जा रहा है करंट आई, ये कितना है मेरे पास 15, ये कितना है मेरे पास 15 और ये भी इतना। तो मान के चलो ये R1 है और ये मान के चलो R2 है, पोटेंशियल दे रखा है 12, यानी पूरा टोटल करंट कितना बनेगा बेटा, I इज इक्वल्स टू V बाई R। V की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू कितनी है 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी इनटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 बाई 15 एम्पियर्स। करंट इज राइट नाउ फॉर मी 4 बाई 15 एम्पियर्स। am I clear? I is equals to V by R। चलो, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसके अंदर I1 और इसके अंदर I2, दोनों रेजिस्टेंस सेम रहने की वजह से क्या करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी इसका आधा आ जाएगा बेटा, isn't it? इसका आधा आ जाएगा, तो इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2/15 इसमें जाएगा और इसमें भी 2/15 जाएगा। सो ये और बी के बीच में कितना करंट जाएगा बेटा, पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू, करंट इसमें जो जा रहा है I1 और उसका रेजिस्टेंस R। I1 कितना जा रहा है बेटा 2/15 जाएगा इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10, isn't it? So that will be equal to 20 divided by 15, 20 divided by 15 मतलब 4/3 volts आ गया। सर रेसिस्टेंस 10 कहाँ है सर? ये देखो बेटा, ये और बी के बीच में, ये और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना 5 ओम प्लस 5 ओम करोगे ना। हाँ ओके सर। चलो नेक्स्ट वन 28। The electric bulbs whose resistance are in the ratio 1:2 are connected in parallel to a constant voltage. The power supplied in them will have in the ratio. Power का फॉर्मूला कितना है बेटा, power is equals to V square divided by your R। For parallel combination, V will be constant beta potential. So power is inversely proportional to resistance के बराबर हो जाएगा, यानी P1 divided by P2 will be equal to your R2 divided by your R1। So P1 divided by your P2 will be equal to 2 divided by 1। Done? चलिए 29th is magnetic field या 30 का आंसर बोलिए बेटा, कोई बोल सकता है क्या? The image formed by the objective of a compound microscope is virtual and enlarged, virtual and diminished, real and diminished, real and as well as of your enlarged। ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ही कर रहा है, तो इमेज वर्चुअल होगा, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा होने के लिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे एनलार्ज होगा, डिमिनिश तो नहीं होगा, डिमिनिश भी नहीं होगा। रियल मतलब तो आधा तरफ पढ़ना है, यहाँ पर सेम साइड में पढ़ रहा है तो इट इज वर्चुअल एंड एनलार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 31। If the refractive index of the diamond is 2.4, find the velocity of this part। refractive index का फॉर्मूला क्या है बेटा, याद है किसी को? mu is equals to c by v। ठीक है ना, v निकालना है अपने को, v is equals to c by mu। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 2.4, तो कितना आ रहा है देख लीजिए, that is 3 into 10 to the power of 8 divided by 24 divided by 10, मतलब 2 5s are 2 12s are, so this will be 3 5s are 15, 15 into 10 to the power of 8 divided by 12, so simplify कर लीजिए, that will give me the answer। Done? 32। A ray of light is incident normally on one of the face of the prism। मेरे पास एक प्रिज्म है ऐसा, prism angle is given for me 30 degrees। A ray of light is incident normally on one of the face of the prism of angle 30 degrees and refractive index, इसका refractive index दे रखा है √3। angle of deviation will be equal to how much? A ray of light is incident normally बोल रहा है ना, so when a ray of light is incident normally ऐसा कुछ बनेगा, तो इससे एंगल कितनी बनेगी, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज हो गई, तो ये 30 डिग्रीज हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिविएशन, तो ये डिविएट करके बाहर जाएगा, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज नथिंग बट ई। तो एक पॉइंट P, ये पॉइंट पे जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच फॉर मी 90 डिग्रीज। तो राइट नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला mu is equals to sin I डिवाइडेड बाय sin ऑफ योर R, ये हो गया R। mu की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा, I की वैल्यू 90 डिग्रीज है, isn't it? If I'm going from denser medium to rarer medium,
ये बन जाएगा साइन ऑफ योर आर, whatever the relation I'm writing. So sin I divided by your sine of your emergence will be equal to 1 by mu. Angle of incidence कितना हो जाएगा बेटा? मध्य फिरदौस 1 30 degrees. Deviation का formula d is equals to mu minus 1 into your a small angle prism scheme, isn't it? Mu की वैल्यू तो नहीं दिया ना, refractive index is root 3 minus 1 into angle of prism is 30 degrees. Root 3 minus 1 मतलब कितना? 1.732 minus 1, approximately 0.732 into 30 degrees. So angle of deviation is nearly 30 degrees लिख सकता हूँ. या आप डायरेक्टली ऐसा भी ले सकते हैं बेसिकली. फॉर्मूला अगर याद है तो I plus E must be equal to your A plus of your tau. एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है. एंगल ऑफ इमर्जेंस कितनी आ रही थी ये निकालना है आपने. एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज E 1 by mu, यानी E वैल्यू विल बी इक्वल टू योर साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 by 2, यानी दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. ये हो गया 60 डिग्रीज. एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 प्लस डेविएशन इज डाउ, so डाउ is equals to 60 minus 30, that will be 30. Done. Sure. Question number 33. Light wave of wavelength lambda propagates in a medium if m and n are 2 points of the wave and they are separated by lambda by 2. Then phase difference between them will be equal to how much? अभी मैंने बताया था phase difference का formula delta phi is equals to 2 pi by lambda into delta x. If m and n are 2 points on a wave and they are separated by distance of your lambda by 2, यानी path difference दे रखा है lambda by 2, यानी 2 pi by lambda into this one is lambda by 2. Lambda gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled, that will be equal to pi. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा. In Young's double slit experiment, the fringe width is 12 mm. If the experiment is shifted to water of refractive index 4 by 3, fringe width will be equal to how much? मैंने अभी बताया था beta dash will be equal to your beta divided by mu. In Young's double slit experiment, the fringe width कितना दे रखा है? 12 mm divided by refractive index कितना है? 4 by 3, यानी 4 by 3 ये हो जाएगा. 12 into 3 divided by your 4. तो कितना बन गया बेटा? 9. 9. Shape of the wavefront of the point source is, point source का wavefront का shape क्या होगा? अभी बताया था मैंने. Point source से ray of light ऐसे जाएगा every direction में, तो locus of all the points किसने बनेगा? Spherical. Third one. Done. Spherical. Very good. Question number 36. A point source of light is used in photoelectric effect. If the source is moved further away by emitting the metal, the stopping potential will increase. So देखो, frequency of incident will always remain same. Therefore, stopping potential will always remain same for this given condition. Point source of light is used in photoelectric. If source is moved further away, source move कर रहा है, चाहे या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी frequency is remaining constant. अगर frequency constant होगा तो stopping potential is not going to change because stopping potential will depend upon the frequency. So will remain for me the same. Very good. The photoelectric work function for a metal surface is 4.125 electron volt. The cutoff wavelength for this surface will be equal to how much? Yani energy is equals to, I can write the formula, E is equals to your HC divided by lambda. Isn't it? So lambda will be equal to 12400 divided by E. E is equals to 4.125. So simplify कर लीजिए, that will give me the wavelength. I'm leaving the calculation for you. Next one. Neglecting the variation of the mass with the energy, the de Broglie wavelength of an electron moving with energy E will be equal to how much? Wavelength का formula lambda is equals to h by your m into v, and that will be equal to h divided by under root of your 2m into your kinetic energy. And a wavelength is inversely proportional to root of your E. And what will be the answer for this one? Fourth one, e power minus 1 by 2. Next one. If R is the red burst constant for hydrogen, then the wave number of the second line of the Pama series, yani 1 by lambda is equals to R into formula क्या बेटा? 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this will be 1 by lambda is equals to R into n1 will be equal to 1 minus this will be equal to 3 square. Second line of Lyman series मतलब third, second excitation 3.
तो ये हो जाएगा मेरे पास r इंटू 1 - 1/9। 1 - 1/9 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? एलसीएम इज 9, 9 - 1 8, दैट इज योर 8r/9। दिस इज 1/λ, यानी लैम्डा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? 9/8r। वेव नंबर ही पूछा ना, तो 8r/9, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन 41। द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स, ये आप लोग करना है बेसिकली। The diagram shows the energy levels for an electron in a certain atom, which transition shown represents the emission of photon with most of the energy. Diagram देखो बराबर थर्ड ऑप्शन, फोर्थ वन। कैसा? ऑर्बिट इनिशियल एनर्जी सर मोनस, Initial energy sir, इनिशियल ऑर्बिट एनर्जी सर मोन। कौन सा ऑप्शन लिखोगे? फोर्थ ऑप्शन। Fourth option, very good. Because energy will be equal to how much? Minus 13.6 electron volt divided by n square, और ये भी हो गया z square। ठीक है ना? थर्ड वन के लिए 2 is equal to 1 के लिए एनर्जी विल बी minus 13.6, बाकी ये सब के लिए ज्यादा हो जाएगा। ये वाला बोलिए 42। Let Np and E are the number density of the holes in a conduction electrons in intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor में क्या होता है बेटा? फोर्थ ऑप्शन। Number of electrons will be equal to number of holes, यानी positive charge। ठीक है? Next one 43। The common emitter current gain beta for the transistor ratio is, direct formula बेटा, अगर याद नहीं रहता अपन कुछ भी नहीं कर सकते। कॉमन एमिटर गेन के लिए बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल्स टू ऑलवेज कलेक्टर करंट यानी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इनपुट करंट इज ड्यू टू द बेस इसके अंदर, सो बीटा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB। व्हाट इज द ऑप्शन आई कैन राइट? IC by your IB, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, क्या होगा बताइए? NAND गेट, XOR गेट, OR गेट, AND गेट। ये कौन सा गेट है बेटा? फर्स्ट वाला नाइन। AND गेट है, यानी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर क्या बनेगा? आउटपुट y इज इक्वल्स टू a NAND गेट का फॉर्मूला a डॉट b बार, है ना? फिर इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा? ये y डैश ले लीजिए, ये हो जाएगा y डैश का बार, यानी a डॉट b बार का फिर बार, डबल बार आ रहा मतलब a डॉट b, a डॉट b आ रहा मतलब कौन सा गेट बेटा? AND गेट। और गेट कैसा आएगा? AND गेट आएगा। अब ये फिर दोस्त चलिए, for a transistor the value of alpha is 0.9, then the value of the beta will be equal to how much? फॉर्मूला लिखाया था मैंने लास्ट टाइम, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर कल के एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसे वाले फॉर्मूले आए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं करके आए तो मुश्किल है। देखो प्योरली फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा की वैल्यू दे रखा है 0.9, यानी दिस वन इज 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही देख लीजिए, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1, so that will be equal to 9। चलिए, in a nuclear fusion 0.1% of mass is converted into energy, the energy released by the fusion of 1 kg mass will be equal to how much? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mc स्क्वायर, कितना परसेंट? 0.1%, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर। देन the energy released by the fusion of 1 kg mass will be equal to how much? 1 kg mass मतलब 1 into velocity of light is 3 into, this is 9 into 10 to the power of 16, isn't it? So 0.1 divided by 100 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1000 joules में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछ रहा है यहाँ पर, किलोवाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules। तो 1 joule की वैल्यू दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते कितना आ रहा है बेटा? 9 into 10 to the power of 13 joules। अब joules को कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर।
ठीक है। The reaction responsible for the production of the light energy from the sun will be equal to or how much? कोई बोल सकता है इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, फ्यूजन। ठीक है ना, फ्यूजन की वजह से तो सनलाइट आ रही है ना अपने को, एक्सप्लोजन। नेक्स्ट वन, which of the following figure represents the correct variation of the particle of momentum and the de Broglie's wavelength? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन। lambda is equals to h by your p, and h is inversely proportional to your p. Third option, rectangular hyperbola. 49. When an object is a distance of your x and y from a lens, a real image and virtual image has been formed respectively of same magnification. The focal length will be equal to how much? Lens formula क्या होता है बेटा? 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. When an object is a distance x and y from a lens, the real image and a virtual image has been formed respectively having the same magnification. मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m is equals to v by u, यानी v वैल्यू विल बी इक्वल टू योर m इंटू योर u। ए के लिए होगा और ए के लिए v is equals to योर m इंटू योर, अलग कंडीशन हो जाएगा। मान के चलो ये हो गया u डैश। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला 1 by m इंटू योर u माइनस ऑफ माइनस से प्लस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले के लिए m इंटू योर, ये हो गया मेरे पास, मान के चलो सम u डैश प्लस दिस इज 1 by योर u डैश प्लस इज इक्वल्स टू 1 by f। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाले के लिए x दे रखा है, तो यहाँ पर x की जगह मैं x ले लेता हूँ, u की जगह इसको भी x ले लेता हूँ। सेकंड वाले के लिए y दे रखा है, तो इसको भी मैं y ले लेता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 1 by f। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों की इक्वेट कर लीजिए, 1 by m into your x प्लस 1 by x इज इक्वल्स टू 1 by m into y प्लस 1 by y। डन। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, विल बी गेटिंग द फोकल लेंथ। ये 1 by f है, ये 1 by f है, so we'll get the value of your f for that one. Okay, we'll getting the first option। से कैलकुलेशन देख लीजिए, that will give me the answer। तो ये पूरा सेकेंड ईयर का पेपर था, फिर से एक बार आप लोग आराम से कर लीजिए। अगर स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं तो एक बार कर लीजिए, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन अपरेंट डेप्थ का थोड़े जने कर लिए रहते, या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ऐसे वाले क्वेश्चंस कुछ हो रहे हैं तो आप लोग एक बार कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके सर। मॉर्निंग और एक पेपर कर लेंगे बेटा, पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ऊपर कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेके आ जाइए। ठीक है।